हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग दीक्षित अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं अपना एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि जेईई मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मेंस का सेकंड अटैम्प्ट आ रहा है। उम्मीद होगी आप लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। एंड नीट के लिए और 11th के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अभी केमिस्ट्री का बोर्ड का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये टॉपिक का नाम है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है? तो आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर आपका लास्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि व्हाई इट वाज प्रपोज्ड। तो इससे पहले आपने एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी होगी, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिकॉज इट वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। दिख रहे ना आपको? इट वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखो ध्यान से देखना, अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा ये? अगर ऑक्सीजन का आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा कुछ। और आप अगर इसमें देखें ध्यान से तो ये आपका एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल आपको दिखेगा, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड बिकॉज ऑक्सीजन हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट। ठीक है, एक ये आपका लोन पेयर हो गया, एक ये लोन पेयर हो गया, एक ये और एक ये आपका, यहाँ पर एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। तो इसके तरीके यहाँ दिख रहा है कि ये आपका डायमैग्नेटिक है। समझ आई बात? ये डायमैग्नेटिक नेचर को शो कर रहा है, बट इन एक्चुअल O2 मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रपोज किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए ये। तो देखिए, तो कुछ हमारा बेसिक है, बेसिक्स हैं जो हमें समझने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग? तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी ऑर्बिटल आपस में या कोई वेव आपस में क्या करे, एक दूसरे को ना सेम फेज से ओवरलैप करती है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहा जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये नंबर 1 जो आपकी 2 वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स आपका सेम फेज से निकल रही हैं। ये दोनों सेम फेज से निकल रही हैं। तो जब सेम फेज है तो जब दोनों को आप ट्रांसमिट करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। जस्ट लाइक जैसे कोई एक बंदा एक गाना गा रहा है, दूसरा बंदा भी सेम गाना गा रहा है, तो दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं? तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताऊंगा कि इट इज ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग एक्चुअली क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ही होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। वही क्या होता है? तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में क्या होता है, दोनों वेव्स अपोजिट फेज से आती है। एक प्लस फेज से होगी तो एक कैसे होगी, आपकी माइनस फेज से होगी। तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, नल कर देंगी, मतलब एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर देगी। तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? अब हमारा बात आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक है। इसके बाद हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर सिमेट्री एंड एनर्जी। ठीक है, सिमिलर सिमेट्री एंड एनर्जी अंडरगो द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम, ठीक है, सम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या सेम होगा ये। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है कॉम्बिनेशन में जाते हैं, जितने भी एटम्स कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स जिसकी सिमेट्री सेम हो, एनर्जी सिमिलर हो, वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अगला वही लिखा होगा कि आधे उसमें क्या होंगे, आउट ऑफ देयर ऑर्बिटल्स 50% आर बॉन्डिंग, ठीक है, एंड 50% आर एंटी बॉन्डिंग। बात समझ आई कि नहीं? बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या करता है, हमारा रिपल्सन को कम करता है। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन इज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो अभी मैंने बताया था, वही लिखा हुआ आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो है इज ए कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इज ए डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था। ठीक, बॉन्डिंग स्टेबलाइजेज द सिस्टम एंड वाइल एंटी बॉन्डिंग डिस्टेबलाइजेज द सिस्टम। ठीक है, बॉन्डिंग जो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है सिस्टम को, और एंटी बॉन्डिंग सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है। In atomic orbital, electron revolves around the same nuclei while the molecular orbitals are polycentric। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका असोसिएशन रीजन में आ जाता है। होता क्या है कि जब आप देखो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। तो अब जैसे बात चल रही है, तो
कोई एटम है तो एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही न्यूक्लियस के इफेक्ट में रहता है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपका कोई भी ऑर्बिटल जो होगा दोनों न्यूक्लियस के सराउंड में होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इट इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज बोथ, दीज वन एंड दिस वन, दोनों न्यूक्लियाई के इफेक्ट में होगा। नंबर फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है आपसे, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स विच फॉलोड विच वाइल फिलिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, हुंस रूल तो हाँ वही कह सकते हो, या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और वो होता है क्या जिसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसको हम फॉलो करेंगे। तो जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं वहाँ पे वही हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। अब आता है देखो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, तो यहाँ एक सिंपल सा चीज़ देखो। अब जैसे हमारा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें बनाना है, जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनाएंगे तो इस तरीके से आप देखिएगा, एक हमारे पास क्या होगा एटम, दो एटम होंगे, एक हाइड्रोजन का एटम होगा प्लस एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा, आपस में क्या करेंगे कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ये HA है और ये क्या है आपका HB है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है वेव फंक्शन, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल कर रहे हैं तो इसमें वेव फंक्शन वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वेव फंक्शन क्या होगा, मान लो इसका वेव फंक्शन है साई ए, इसका क्या है साई बी, क्योंकि दोनों में 1s ऑर्बिटल ही होता है, आपको पता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा साई ए का होल स्क्वायर, और इसका क्या होगा साई बी का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज साई ए स्क्वायर एंड साई बी स्क्वायर। आफ्टर दैट दे विल अंडरगो इन बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग। बात समझिए कि नहीं, एक बार वो क्या करेंगे बॉन्डिंग करेंगे और एक बार क्या करेंगे एंटी बॉन्डिंग करेंगे। तो देखो कैसे होता है बॉन्डिंग और कैसे होता है एंटी बॉन्डिंग, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम है इसलिए मैं बॉन्डिंग को नीचे बना रहा हूँ, तो बॉन्डिंग जो है वो सिस्टम को क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा। और आपको पता है एस ऑर्बिटल कौन सी ओवरलैपिंग कर सकता है, एस ऑर्बिटल केवल आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो सिग्मा बॉन्ड में अगर देखोगे तो इस तरीके से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और ये आपका जो ऑर्बिटल है वो क्या कहलाएगा सिग्मा 1s। तो आपको पता है क्योंकि ये जो इसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा साई ए बी होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं साई ए प्लस साई बी, बिकॉज इट इज द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, बिकॉज इट इज बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साई ए बी का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। बात समझ आएगी नहीं, तो जब हम इसको लिखेंगे खोल के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम साई ए प्लस साई बी प्लस 2 साई ए साई बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। अब यहाँ पर आप इतनी अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फालतू है। देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से थी हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से थी, वो आप यहाँ देख सकते हो ये पहले से थी, लेकिन ये जो अमाउंट ऑफ 2 साई ए साई बी है ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये आपका बॉन्डिंग करेगा। सेम यहाँ पर अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, न्यूक्लियस करीब करीब आ जाएंगे और आपका जो ऑर्बिटल्स है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दूर दूर भाग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर दूर भाग गई, न्यूक्लियस करीब करीब आ गए, और इसको हम क्या बोलेंगे साई ए माइनस साई बी। तो साई ए बी स्टार इसको हम बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे साई ए माइनस साई बी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साई ए माइनस साई बी का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे साई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। अब आप देखें ध्यान से, यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है, माइनस हो गई है, इसलिए ये आपका एंटी बॉन्डिंग सिस्टम को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये तो था आपका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कि किस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल जो है सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है, और ये क्वांटम मैकेनिक्स आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो गई कहानी। इसके बाद आता है भाई टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि कितने तरीके के टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आपको डिटेल में एक ही वीडियो में पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बता दे रहा हूँ। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपका मिलेगा, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप देखते तो हैं वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो सिग्मा ऑर्बिटल, क्योंकि ओवरलैपिंग कितने तरीके की होती है, सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड फाई। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, तो सिग्मा बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, अगर एस एस ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा में क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एक एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ जाएगी, न्यूक्लियस दूर दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा।
इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है क्योंकि आपका सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे ही अगर हम बात करें सिग्मा 2p की, तो एक p ऑर्बिटल और एक दूसरा p ऑर्बिटल सेम फेज से ओवरलैप करेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग है, ये क्या है बेटा, ये बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में क्या होगा, सेम फेज एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैप करने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखो इस तरीके से एक ही लोब बन जाएगा जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे सिग्मा 2p। अगेन इसके अंदर भी कोई भी नोडल प्लेन नहीं है क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं सिग्मा में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। इसके बाद आता है पाई बॉन्ड, सिग्मा स्टार, सॉरी भी, तो सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मतलब पहले एस एंटी बॉन्डिंग देख लेते हैं। तो एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल अपोजिट फेज, आप देख रहे हो ना कलर अलग अलग है, मतलब अपोजिट फेज से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो इसमें अपोजिट फेज से ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या चली जाएगी, दूर दूर चली जाएगी, और दूर दूर चली जाने की वजह से ही इसमें क्या आ जाएगा, एक नोडल प्लेन आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं। तो सिग्मा स्टार में एक नोडल प्लेन हो जाएगा, चाहे वो कोई सा भी सिग्मा स्टार हो, कोई सा भी ऑर्बिटल का। जैसे आप 2p का देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों अपोजिट फेज आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जब अप्रोच कर रहे हैं ओवरलैपिंग तो करेंगे नहीं करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी पीछे की तरफ चली जाएगी। तो आप देख रहे हो ना, ये वाला लोब और ये वाला लोब क्या हो गया, छोटा हो गया यहाँ पर देखो, और जो अपोजिट लोब है कैसा हो गया आपका, बड़ा हो गया है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एकदम से पीछे की तरफ चली गई है। और इसमें एक नोडल प्लेन आपको दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने बोला था सिग्मा स्टार में एक नोडल प्लेन होगा, ठीक। अब बात करेंगे पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड में देखो, पाई बॉन्ड एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, हमेशा p या d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं इसके आगे जितने ऑर्बिटल्स है। तो अगर पाई बॉन्ड देखोगे तो 2p पाई, अगर दोनों ऑर्बिटल सेम फेज, देखो है ना, ये भी सेम फेज और ये भी सेम फेज आपस में ओवरलैप करेंगे क्योंकि सेम साइड है, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक लोब ऊपर हो जाएगा ये पूरा ऐसे करके, ये आपको दिख रहा होगा, एक लोब क्या हो जाएगा नीचे। इसमें एक नोडल प्लेन आपको देखने को मिल रही है, दिस इज द नोडल प्लेन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही डी पाई एक डी ऑर्बिटल और दूसरा डी ऑर्बिटल सेम लोब ओवरलैप कर रहे हैं, देखो सेम लोब सेम साइड है, तो क्या कहलाएगा, डी पाई। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला लोब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला लोब पूरा ऐसे के तरह इस तरीके से यहाँ नीचे बन जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर भी एक नोडल प्लेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम पाई स्टार बॉन्डिंग की बात करें तो पाई स्टार बॉन्डिंग में थोड़ा वही चीज़ है कि नोडल प्लेन दो हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में पी ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा, एक p ऑर्बिटल जो कि अपोजिट फेज का है, ये भी अपोजिट फेज का, आपस में जो ओवरलैप करेंगे तो दूर दूर चले जाएंगे क्योंकि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग ना करके रिपल्जन करेंगे, ठीक है। जब ये रिपल्जन करेंगे तो दूर दूर चले जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये शेप देखने को मिलेगी। और इसमें आपको दो नोडल प्लेन दिख रहे हैं, एक ये नोडल प्लेन है और एक नोडल प्लेन ये है, तो इसमें दो नोडल प्लेन है। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आप ये देख सकते हैं कितने आपका नोडल प्लेन हो सकता है। तो मैं एक तो आपको देखो उसमें थोड़ा सा आपका इंसर्ट स्पेस करके आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो अभी मैंने बॉन्डिंग में बताया तो सिग्मा में 0, ठीक है, सिग्मा स्टार में 1, फिर पाई में 1 था, तो पाई स्टार में कितने नोडल प्लेन होंगे, 2। सिग्मा पाई डेल्टा में कितने होंगे आपके 2, और डेल्टा स्टार में कितने हो जाएंगे 3। ऐसे ही सिग्मा पाई डेल्टा फाई बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो फाई में कितने हो जाएंगे 3, और फाई स्टार में कितने हो जाएंगे आपके 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अब हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे, अभी किस तरीके से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की अगर हम बात करें तो वो देखो मैंने आपके लिए पहले से ही बना रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो ये हमारे जो बने हुए हैं वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स है। तो मैंने एग्जांपल वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ही मैं आपको बता देता हूँ कि O2 मॉलिक्यूल 2 हैं, तो इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम 1 ऑक्सीजन एटम 1s2 2s2 और 2p4 होगी। ऐसी सेकंड वाली की भी 1s2 2s2 और 2p4 होगा। तो सिंपल सी बात है कि होना क्या है, वही होगा कि इसका 1s और इसके 1s से कंबाइन होगा,
इसका 2s जो है वो इसके 2s से कंबाइन होगा, इसका 2p जो है वो इसके 2p से कंबाइन होगा। एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। यही मैंने आपको बताया था कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल, सेम सिमेट्री, क्योंकि 1s की सिमेट्री 1s से मैच करेगी, 2s की सिमेट्री 2s से मैच करेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप देखिए। तो अब आप देखो, अगर एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, ये 1s आपस में कंबाइन होगा तो क्या ही होगा, सिंपल सी बात है, एस सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। अब दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही तो सिग्मा नहीं बनेंगे, एक सिग्मा स्टार बनेगा, एक सिग्मा बनेगा। नहीं समझ ये बात, फिर से समझो कि अगर इसका 1s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है तो दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही तो नहीं बनेंगे, और s ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से एक तो होगा सिग्मा 1s और दूसरा क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। सेकंड पॉइंट क्या है कि अब दूसरा ऑर्बिटल 2s और 2s ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन करेगा तो पहला क्या हो जाएगा आपका, वही s ऑर्बिटल है तो पहले सिग्मा 2s, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, यही मैंने आपको बताया, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि p ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 3। p ऑर्बिटल कितने होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं आपके 3। ठीक है, p ऑर्बिटल आपके 3 होते हैं, एक px, एक py और एक pz। p ऑर्बिटल आपके 3 है। यहाँ पर भी दूसरे एटम के भी p ऑर्बिटल 3 है। अब 3 p ऑर्बिटल आपस में, मान लो z एक्सिस पे अगर आपका सिग्मा बना रहे हैं तो x और y एक्सिस पे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो वही है आपका कि अगर z एक्सिस पे आपका सिग्मा बना रहे हैं तो x और y एक्सिस पर क्या बना रहे हैं, आपका पाई बॉन्ड बना रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं। सिग्मा और पाई में एनर्जी किसकी कम होगी, सिग्मा की, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है पाई बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड आपका ये समझ में आ गया होगा। तो सिग्मा 2pz और यहाँ पर पाई 2px, पाई 2py। आफ्टर दैट, क्योंकि अब ये सिग्मा है तो जितना सिग्मा स्टेबलाइज करेगा सिग्मा स्टार उतना ही डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है। सेम पाई 2px और पाई 2py क्या करेगा, जितना ये पाई आपका स्टेबलाइज कर रहा है उतना ये पाई क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो बस आपको समझ लेना है कि सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py और फिर सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। समझना बिल्कुल आसान है कि दोनों ऑर्बिटल के 3p ऑर्बिटल यहाँ से, 3p ऑर्बिटल यहाँ से, 6 ऑर्बिटल, तो 6 ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे उनमें 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे, और जो 3 बॉन्डिंग होंगे उनमें से एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। तो ऐसे एक सिग्मा स्टार होगा और 2 पाई स्टार भी होंगे। अब हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेम स्पिन के नहीं हो सकते, इसलिए हम उसको अपोजिट स्पिन से भरेंगे। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और हुर्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि अगर एक ऑर्बिटल में हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो हम पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिससे कि हमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिल सके। तो इन दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भरेंगे। तो सिंपल सी बात है, जरा स्टार्ट करते हैं अब आगे। ठीक है, तो देखिएगा जरा। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है, 1s है। तो यहाँ पर हमारा 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद 2 और 2 4 यहाँ भी हैं तो 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए। ठीक है, इसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ज़रा देखो। और थोड़ा मैं आपसे ये टिक्स हटा देता हूँ तो आपको ज़रा आसान हो जाएगी देखने में। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 4 हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, 4। तो देखो, तो अब 4 और 4 8 हो गए ना, 4 इधर है और 4 इधर है, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो भरना चालू करते हैं। 2 हमने सिग्मा में भर दिए। अब यहाँ पर किस तरीके से भरेंगे वो भी देखो। यहाँ पर जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो यहाँ पर जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे, बहुत सिंपल से तरीका है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स आप भरेंगे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो आपको दिख रहे होंगे, एक ये भर गया और उसका एक ये भर गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, यहाँ पर अनपेयर्ड है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सिग्मा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। और यहाँ से आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं।
इस वजह से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जिस वजह से हमारा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की गई थी कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्यों पैरामैग्नेटिक होता है। तो हमने इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर पाई स्टार ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने देखो नीचे लिख रखा है, तो यहाँ से आप वही ऑर्डर जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, हम नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी ऑर्डर में मैंने नीचे से ऊपर तक लिखा हुआ है। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये, इन दोनों की एनर्जी बराबर आपने ऊपर देखा। पे से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? पाई स्टार की होगी। ठीक है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इन दोनों की भी एनर्जी बराबर होगी। फिर सिग्मा स्टार 2pz की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये जो ऑर्डर होता है, ध्यान समझिएगा, ये जो ऑर्डर होता है, ये जो ऑर्डर है, ये केवल किसके लिए है? ये आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन फैमिली के लिए है। दिस ऑर्डर इज ओनली फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, दिस ऑर्डर इज ओनली फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लेकिन अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एक पंगा ये है कि अगर मैं नाइट्रोजन वाली फैमिली के लिए बात करूँ, ठीक है, किसके लिए? नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से पहले कार्बन, बोरॉन वगैरह के लिए, तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स है ना, ये आपस में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाते हैं? ये एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के आसपास कि वाई सच प्रोसेस टेक्स प्लेस, कि आपका सिग्मा ऊपर चला जाता है, पाई 2px और पाई 2py नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? देखो जो मैंने यहाँ पर बता रखा है कि ये वाला जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिग्मा 2pz की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है? वो हो जाती है ड्यू टू बेटा sp मिक्सिंग। किसकी वजह से हो जाती है? ये sp मिक्सिंग की वजह से हो जाती है। तो वही देखो ध्यान से, ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है मैंने अब पलट के लिख दिए हैं। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो फिर से मैंने वही नीचे वही चीज़ फिर से लिख दी है एक बार कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, फ्लोरीन होगा, Fe नहीं होगा ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, मतलब इनके एनर्जी डिफरेंस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम हो जाएगी, सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि वाई C2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि वाई C2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये समझने वाली बात है कि क्यों। तो 1 मिनट मेरे का समय दो तो मैं भी बताता हूँ। क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है कि C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो देखो ज़रा, अगर आप C2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो देखो, मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ सारा। तो C2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? वाई C2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। देखो, तो क्वेश्चन है वाई C2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए क्वेश्चन है C2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ध्यान से। तो होता क्या है कि वही जैसे मैंने अभी बनाया, तो C2 के लिए क्या हो जाएगा? C2 नाइट्रोजन के साइड आ रहा है, तो इसके लिए अगर हम बनाएंगे ऑर्डर तो कैसा ऑर्डर होगा? देखो ज़रा, बहुत सिंपल सा है। पहले यहाँ सिग्मा 1s आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्मा 2s आ जाएगा, फिर यहाँ पर p ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यहाँ कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा कि नहीं? ये कैसा आ जाएगा? ये ऐसा ऐसा ऐसा, थोड़ा रफली बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? पहले सिग्मा आ जाएगा, सॉरी पहले पाई आ जाएगा, उसको उल्टा होता है, ध्यान देना। ठीक है, और इधर भी ये ऊपर वाला सेम रहता है, ऊपर वाला सेम रहेगा इसके अंदर। तो अब इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से, तो अभी मैंने बात करा कार्बन के लिए। तो कार्बन में कितना एटॉमिक नंबर होता है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया? 1s2 2s2 2p2। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2।
तो अब इलेक्ट्रॉन्स भरिए, तो वही आप तो नाम तो जान ही रहे होंगे। नाम क्या है इनके, ये आपका सिग्मा 1s है, ये आपका सिग्मा स्टार 1s है, ये आपका सिग्मा 2s है, ये आपका सिग्मा स्टार 2s है। इसके बाद ये जो दो ऑर्बिटल जो फ्लिप हो गए थे वो ही हैं, ये पाई स्टार 2px, फिर ये क्या है पाई स्टार 2py, और ये आपका है सिग्मा स्टार 2p, गलत बोल दिया मैंने, स्टार नहीं आएगा अभी इधर नीचे, ठीक है, अभी केवल नॉर्मल ही आएंगे ये, ठीक है। ये आपके नॉर्मल वाले एलिमेंट्स हैं, पाई 2px एंड पाई 2py, पाई 2px पाई 2py, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, फिर इधर हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है, और इधर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। आप इलेक्ट्रॉन्स को भरिए बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दीजिए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। अब यहाँ पर केवल देखो 2 और 2 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर दिए। अब मैंने अभी बताया नहीं है, वैसे लिखा हुआ है नीचे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है एक, कि क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो अगर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनेंगे केवल सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन्स गिनिएगा, तो सिग्मा वाले जब आप इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं 2 और 2 4, ये वाले 4, तो 8 माइनस 4/2 मतलब 4/2 मतलब 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है, लेकिन स्टिल इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जरा आप देखें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला आप शेल देखिएगा जरा ध्यान से देखो, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पाई शेल, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पाई ऑर्बिटल, और आपको पता है सिग्मा ऑर्बिटल इज एम्प्टी। ये कैसा ऑर्बिटल है, एम्प्टी है, देखो जरा, अब ये एम्प्टी है, तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड की एब्सेंस में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। पहले बनेगा सिग्मा, उसके बाद बनेगा पाई, भले या कोई भी आगे पीछे बने, लेकिन अगर सिग्मा होगा तभी पाई होगा, अकेला पाई नहीं हो सकता। इसलिए C2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, C2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, C2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट, मैंने पहले ही से लिख रखा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सिग्मा आर नॉट प्रेजेंट इन द सिग्मा ऑर्बिटल्स, एंड पाई बॉन्ड विदाउट सिग्मा बॉन्ड इज अनस्टेबल। लेकिन कार्बाइड जो है C2 माइनस कार्बाइड, ये एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करेगा भाई, C2 माइनस है ना, देखो ध्यान से, C2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और फालतू आ गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन और फालतू आ जाएंगे तो वो सिग्मा में चले जाएंगे ऐसे करके। जब सिग्मा में चले जाएंगे, सिग्मा में गए तो सिग्मा है तो पाई है, लेकिन अकेला पाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल आपका बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब जैसे मैंने आपसे कोई भी बात करी, अब हमें हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली, शॉर्टकट क्या है, ठीक। तो हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। शॉर्ट में कैसे, तो जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करें तो कृपया करके ध्यान दें कि आप हमेशा और हमेशा केवल किस कौन से ऑर्बिटल को ध्यान दें कि p ऑर्बिटल का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। जैसे मैंने पूछा आपसे कि N2 माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर बोला है तो केवल P। तो अब देखो जरा, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन में क्या होता है, नीचे 2 होते हैं, ठीक है, फिर ऊपर 1, फिर ये 2, फिर ये 1, ठीक है। क्या था, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, ठीक है, पाई स्टार 2px, ठीक है, 2px और पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz, इस तरीके से होता है। तो अब देखो जरा, हमारे पास N2 माइनस है, तो N के P में कितने होते हैं, P3 होता है ना, दूसरे में भी P3, 3 और 3 6 और 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हो, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, ध्यान से देखो, ध्यान से फिर से। एक नाइट्रोजन में 1s2 2s2 और 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो एक नाइट्रोजन में 3, दूसरे नाइट्रोजन में भी 3 और 2 माइनस चार्ज है, मतलब हो गए 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग में एक ये 6 तो अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का आ जाएगा 4/2 मतलब 2। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब एक देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट,
एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करूँगा, ठीक है। कि अगर कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हो लेकिन वो डिफरेंट एटम्स हो उसके अंदर, जैसे CO हो गया, CN- हो गया, ठीक है, और CO हो गया, CN- हो गया, और भी कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स में हम किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे? तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर बताने का एक ही तरीका है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका ऑर्डर फॉलो करो, क्योंकि हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन फैमिली का अलग ऑर्डर है, जिसमें हमारा सिग्मा 2pz नीचे रहता है, और नाइट्रोजन से पहले जितने एलिमेंट है उसमें पाई 2px, पाई 2pz नीचे रहेगा और सिग्मा 2pz ऊपर रहेगा। तो अब इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? CO मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का ऑर्डर में अब हमने बोला बॉन्ड ऑर्डर निकालते टाइम केवल P को ही काउंट करेंगे, तो कार्बन के P में कितने हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है, बात समझ आएगी नहीं? और ऑक्सीजन के P में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन है, बात समझ आएगी नहीं? लेकिन ऑर्डर किसका फॉलो करना है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का फॉलो क्या, ऑक्सीजन का क्या होता है? 1 2 2 1, बस आप भर दीजिए। तो हमें कितने भरना है? 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो आपको पता है ये तो सिग्मा 2pz है, ये पाई 2px है, ये पाई 2py है, ठीक है। फिर आगे का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, वैसे तो ये पाई 2px होएगा, पाई स्टार 2px, और ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 सारे तो बॉन्डिंग में ही है, तो 6 - 0 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का जो डायटोमिक है। इसके केस में आप देखेंगे तो इसके केस में क्या होगा? इसके केस में आप देखेंगे तो ये आपका नाइट्रोजन का फॉलो होगा, ठीक है, और कार्बन दोनों एक ही साइड है, तो किसी का भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछा जाएगा। इस तरीके से मैंने आपका आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी करा दी है। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन होगा किसी तरीके का भी, चाहे मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपना कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है, उसी टॉपिक पे मैं आपको ये वीडियो बना के दे दूंगा। टाइम कम रहता है क्योंकि मेरी और भी क्लासेस है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाने जाता हूँ, दिल्ली में होम ट्यूशंस देता हूँ। तो अगर वो भी किसी को रिक्वायर होगा तो वो भी आप बताइएगा, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। अपना साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।